सैलरी बढ़ने वाली है या बढ़ भी चुकी होगी, तो इन बढ़े हुए पैसों का आप क्या करने वाले हैं? मनी मास्टर फिरोज अजीज आपको कह रहे हैं कि इन पैसों का सही तरीके से निवेश कीजिए ताकि एक सिक्योर भविष्य आप बना सकें। तो जानिए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज से कि कैसे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं आप जब आपको मिले सैलरी में बढ़ोतरी। सैलरी इंक्रीमेंट की खबरें हैं, कुछ लोगों के पास शायद इंक्रीमेंट लेटर आ गया होगा, कुछ इंतजार करोगे, मुझे अभी इंतजार है। तो अगर जब सैलरी बढ़े तो उन पैसों को किस इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करने की सलाह देते हैं? इस इंक्रीमेंटल मनी को कैसे यूज किया जाए? देखिए प्रियंका जी नमस्कार। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई आपकी सैलरीज आती है, आपकी आय मंथली आती है, तो आपका खर्च भी मंथली है, आपके निवेश भी मंथली होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से दो किस्म के खर्च होते हैं। एक होते हैं लिविंग एक्सपेंस, जो हमें बिल्कुल करने ही पड़ते हैं, जैसे घर का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये सब लिविंग एक्सपेंसेस कहते हैं हम इनको। उसमें ज्यादातर लोगों के 30 से 50% खर्च होते हैं, पॉइंट 1। दूसरा होता है लाइफस्टाइल एक्सपेंस, कि आप जैसे आपने कहा छुट्टियों पे चले जाएं, वो एक लाइफस्टाइल एक्सपेंस हो जाता है। एक एसी डलवा लिया, एक व्हाइट गुड्स खरीद लिए, वॉशिंग मशीन, दोज आर लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर करने के वो खर्च। तीसरा है जो इन्वेस्टमेंट है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट को आपको 40% रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए अपनी करंट सैलरी जी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी सैलरी में बढ़त है तो जितनी भी बढ़त है उसके भी 40% आपको इन्वेस्टमेंट्स में डालने चाहिए। माना कहना आसान है, करना कठिन। बट इसकी अगर आपने टारगेट बनाई कि 40% रखना है, तो शायद 30 पे पहुंच जाए, 35 पे पहुंच जाए। अगर ये 40 का टारगेट ही नहीं रखा तो शायद आप सिर्फ 10% आज इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कल का भी आपको सोचना ही पड़ेगा और कल तो आएगा ही, वक्त तो बीतता ही है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि 40% आपकी करंट सैलरी एंड इंटर्न इंक्रीमेंट्स को आप इन्वेस्टमेंट का टारगेट माने, इसको एक टैक्स की तरह माने। जैसे टैक्स कट के आपके हाथ में आता है, इन्वेस्टमेंट टैक्स भी आपके कट के ही जो पैसे बचते हैं उसको खर्च करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक एज लॉन्ग एज जो इंक्रीमेंट्स है उसका सब्सटैंटिव पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने में जाता है, तो बड़ी खुशी की बात है, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। राइट तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा ही टारगेट रखिए ताकि टारगेट के आसपास तो पहुंच सके। अगर वहां आप नहीं पहुंच पा रहे तो अगर इंक्रीमेंट जितनी भी होगी उसका 40% जो है वो एक टारगेट रखिए। हो सकता है उसे कम कर पाए, जैसा कि खुद फिरोज ने कहा, कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन अब बात आती है फिरोज की कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चुनने चाहिए। तो दो लोगों के लिए बताइए। पहले तो जो लोग शायद पहली बार निवेश करना शुरू करना चाह रहे हो, उनको इंक्रीमेंट मिला और वो सोच रहे हो कि मैं निवेश करूं, वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है। और दूसरे जो थोड़े पहले से भी निवेश करते आए हैं, वो इंक्रीज करना चाहेंगे, इंक्रीमेंट करना चाहेंगे अपने निवेश में। तो इनके लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हैं निवेश के? देखिए, अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इंडिया में जो इक्विटी का जो कल्चर है वो बहुत कम रहा है। करोड़ों लोग बैंक की एफडी में पैसा लगाते हैं, बट इक्विटी में पैसा नहीं लगाते। प्रॉपर्टी में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, इक्विटी में नहीं लगाते। ये इसी का उल्टा होता है यूएस में, यूरोप में। तो ये वो जो जानकार लोग हैं, जो इमर्ज्ड मार्केट्स हैं, वो गलत तो नहीं कर रही होंगी। तो शायद इंडियंस ने ही कुछ सीखने में चूक रह गई। तो इसीलिए इक्विटी एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक नया निवेशक इक्विटी से घबराएगा, जाहिर सी बात है, तो उसमें सबसे सेफ कैटेगरी का फंड से शुरू करें, लार्ज कैप कैटेगरी से शुरू करेंगे तो बहुत नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा। माना कि बढ़त कम हो सकती है, बट 3 साल में आपका नुकसान होने की संभावना ना के बराबर। 5 साल में तो अच्छी ब्याज भी आपका रिकवर हो ही जाता है खराब से खराब समय में। सो पॉइंट ये कह रहा हूं, न्यू निवेशक इक्विटी को प्लीज अपने एम्ब्रेस करें, अपनाएं, और उसमें लार्ज कैप कैटेगरी फंड को शुरुआत के तौर पे आप स्टार्ट करें, तो आपको नेगेटिव सरप्राइजेस इतने नहीं मिल पाएंगे। दैट्स ऑन द न्यू इन्वेस्टर। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो की जो एसेट एलोकेशन वो कैसी है, और उस एसेट एलोकेशन में अगर आपके 70-80% तक आपको इक्विटी में पहुंचना है। जैसे प्रियंका जी आपने कहा कि महंगाई भी कोई चीज होती है और वो आपके पैसे की जो क्षमता है खरीदने की, वो दीमक की तरह घटाती जाती है और खोखला करती जाती है। तो आपको अगर महंगाई से मात लेनी है और आप सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, तो 70 से 80% आपको अपने निवेश को इक्विटी में रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अर्जों से बहुत बड़े ब्याज दरें की आदत है हमें। जैसे हिस्टोरिकली 10% की भी एफडी चलती थी, 12% की भी एफडी चलती थी। आज वो दौर चला गया,
और आगे भी मेरे हिसाब से 5-7% से ज्यादा एफडी में प्री टैक्स नहीं मिलने वाला। तो इक्विटी में ही आपको ब्याज कमाई करनी पड़ेगी ताकि आप महंगाई को बीट कर पाए। सीजन इन्वेस्टर शुड हैव 70-80% इन इक्विटी। प्रियंका, ओके, अब बात आपने कही महंगाई की, अब ये बहुत चुभती है, तो इस महंगाई को अगर मात देना है तो आप अपने निवेश जब चुनेंगे तो कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि एक कंसर्न ये भी है फिरोज कि जिस तरह से मार्केट अप एंड डाउन होते हैं वैसे ही जो नए निवेशक हो या पुराने निवेशक हो सबका कॉन्फिडेंस हिलता है। तो निवेश चुनते वक्त क्या किन बातों का ख्याल रखें, महंगाई को कितना आप अटेंशन देंगे, और साथ में ये जो मार्केट फ्लक्चुएशन है इनसे निपटने के लिए अब जैसे पीपीएफ हो गया, फिक्स डिपॉजिट की आपने बात की, भले ही निवेश कर किया पर वो रहता है कि मेरा पैसा वहाँ पर सुरक्षित रहेगा, तो मैं उससे ज़्यादा सोचती हूँ कि यहाँ मैं सेफ रहूँगी। तो आप चुनते वक्त किन पॉइंट्स को कहते हैं आपको सामने रखना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, सेफ रहना एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट दोनों रिस्क से सेफ रहना है। मार्केट के उतार चढ़ाव से भी सेफ रहना है आपको और महंगाई से भी सेफ रहना है। तो महंगाई का एक उदाहरण देता हूं कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि आप सेफ हैं, बट महंगाई आपको पता भी नहीं लगेगी और आपको मात दे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं एक फोन खरीदने में साल भर बाद, और ये जो 10,000 रुपए निवेश किया आपने एफडी में, ये बढ़ के 10,500 रुपए के हो जाते हैं साल भर बाद। तो आप तो बड़े खुश हैं कि 10,000 लगाए थे, 10,500 मिल गए आपको, राइट? बट अगर आप ये 10,500 लेके जाएंगे दुकानदार के पास और अगर वो बोले कि अब ये फोन 11,000 का हो गया है, तो क्या आप वो फोन खरीद पाए? नहीं खरीद पाए। तो इससे तो बेहतर था कि आप पहले ही खरीद लेते, क्योंकि 10,000 में मिल रहा था तब आपने नहीं खरीदा उसको। 10,500 की आप देखने में ऑप्टिकली तो आपने 500 रुपए कमा लिए, बट उससे वो फोन जो खरीदने के लिए पैसे साइड में रखे थे वो आप खरीद नहीं पाए। तो महंगाई से ज्यादा आपको अपने पैसे की बढ़त करनी पड़ेगी, तब जाके जो चीजों के लिए पैसे रखे गए हैं वो खरीदने की क्षमता उस पैसे में होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो डिजाइन में फैक्टर इन करें। पॉइंट 2, इक्विटी की जो रिस्क है वो समय से खुद चली जाती। हमने एनालिसिस की 25 साल से जो म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, अगर उसमें आप 10 साल की निवेश करें तो कई सारे लोगों ने 10 साल की निवेश की होगी, उसमें से सबसे बदनसीब इन्वेस्टर को 11% की रिटर्न मिली। अब आप ये बताएं कि अब सबसे बदनसीब इन्वेस्टर को 11 मिली, सबसे खुशनसीब वाले को 32% की पर एनम रिटर्न मिली, तो क्या रिस्क की बात हो रही है? कोई रिस्क है नहीं। वक्त आपके हाथ में है। अगर आप 10 साल तक होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो इक्विटी अपने रिस्क को खुद ही सुधार देता है। वो जख्म की तरह है, कैंसर की तरह नहीं। महंगाई कैंसर की तरह है, वो बढ़ती जाती है वक्त से। मार्केट की जो उतार चढ़ाव है वो जख्म की तरह है, वो खुद से ठीक हो जाता है। तो वक्त देना पड़ता है उसको। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट की जो रिस्क है वो इतनी खतरनाक नहीं है। अगर आप अपने जज्बातों को काबू में रख के बने रहेंगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। एक छोटी सी खरोश है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी को चुनना जो है वो फायदे का सौदा रहेगा। अच्छा, जब सैलरी बढ़ती है तो उसके साथ आप टैक्सेबल इनकम भी आपकी बढ़ जाती है, उस पर टैक्स लग सकता है। तो टैक्स बचाने के लिए फिरोज कौन से वो इन्वेस्टमेंट है जिन्हें आप सबसे सही मानते हैं कि इससे आप टैक्स बचाने के लिए चुने? देखिए, टैक्स बचाने के लिए एक पहले बड़ी क्राइटेरिया तो होती है कि पैसे फंस जाए, राइट? अगर पैसे आप फंसा ही रहे हैं तो आप डेट पे क्यों फंसाएं? इक्विटी में फंसाएं। इक्विटी में आपको लंबी अवधि तो कंपलसरी है। जैसे आप अगर पीपीएफ करते हैं, ईपीएफ करते हैं, वो सब लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट्स, राइट? एनपीएस करते हैं, उसमें भी पैसे फंसते हैं आप। तो जो भी टैक्स के लिए करते हैं, गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि जो भी टैक्स की इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो साल भर में आप ले नहीं पाएंगे, 2 साल में ले नहीं पाएंगे। लंबा तो अगर लॉक इन होता है। हाँ, अगर लंबी अवधि डालना ही है तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ने बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की है। लास्ट 15-20 साल का आप डेटा देख लें, 2-3 गुना की ज्यादा रिटर्न आती है आपको अगर आप ईएलएसएस का प्रयोग करें। और ईएलएसएस कई किस्म के हैं और कई फंड्स हैं, तो उसमें अच्छे फंड्स अगर आप लेते हैं, निपॉन टैक्स सेवर ले लिया, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ले ली, ये 2 टैक्स सेवर बहुत अच्छे हैं। इसमें एसआईपी का भी साधन है, तो आपको फरवरी मार्च में उठने की जरूरत नहीं है। पहले महीने से आप अपनी टैक्स की प्लानिंग शुरुआत कर सकते हैं और किस्तों में अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल जो उठता है वो ये कि आपको अपने निवेश को हर साल कितना बढ़ाना चाहिए? सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है साल में एक बार, वैसे ही निवेश में बढ़ोतरी क्या साल में एक बार के साइकिल को फॉलो किया जाए? कितनी बढ़ोतरी की जाए और इसे आप सोचते हैं कितनी बार इंक्रीमेंट करना चाहिए, कितनी बार रिव्यू करना चाहिए?
मेरे हिसाब से साल में एक बार बहुत होता है। ओके। उसके लिए भी साधन है, एसआईपी इसको कहते हैं, स्टेप अप एसआईपी। हर साल उसको आपको हर साल उसमें इंटरवीन नहीं करना पड़ता। पहले से आप बोल सकते हैं कि हर साल 10% बढ़ा दीजिए, तो आपको 10 साल की प्लानिंग बढ़ाने की भी एक साथ हो सकती है, उससे डिसिप्लिन आ जाता है। अगर उसके बाद भी अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे बच जाते हैं तब लमसम इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, बट आई थिंक वंस अ ईयर इज अ गुड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चाहे टैक्स बचाना हो, महंगाई को मात देना हो या लंबे समय में रिटर्न कमाना हो, फिरोज जी बहुत क्लियर हैं कि इक्विटी को चुनिए और लंबे समय के निवेश के लिहाज से यहाँ पर निवेश कीजिए।